Hi aspirants, this is Mayank. I welcome you all on my YouTube channel वेबसाइट डायरी। आज के वीडियो में हम राव आईएएस टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला टेस्ट है। ये आपका फरवरी सन 2023 की करंट अफेयर का पेपर रहेगा, जिसमें टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए टाइम अलॉटेड किया गया है 1 घंटे का। लेकिन हम क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करेंगे, तो थोड़ा सा हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। 1 या 2 पार्ट बनेगा इस पेपर का, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये फरवरी सन 2023 में करंट अफेयर्स में हाईलाइटेड था। पहला है कि द न्यूज़पेपर स्वराज वाज स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है पहला सही है, बी है सेकंड सही है, सी है आपका दोनों सही है, डी है आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम जाने तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फर्स्ट ओनली। जो न्यूज़पेपर था स्वराज, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही स्टार्ट किया था। जबकि सेकंड ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लानिंग कमेटी। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था जब वो हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष थे 1938 में, और इसके चेयरमैन बनाए थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा दे रखा है यहाँ पे, तो इसका स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जितना भी इसमें डिटेल दे रखा है रवा इसमें। चलिए स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स एंड कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑफ यूथ ऑन इंडिया। ये 1921 में चित्तरंजन दास के अंडर इन्होंने वर्क किया है एज ए एडिटर फॉर दास न्यूज़पेपर फॉरवर्ड। यानी जो चित्तरंजन दास का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उसके एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया बंगाल में। बाद में इन्होंने खुद अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था स्वराज। ठीक है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1927 में, और 1929 में जो पूर्ण स्वराज का सेशन लिया था जवाहरलाल नेहरू में, उसके उसके रेजोल्यूशन पास कराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 एंड आल्सो इन 1939। लोग दो दो बार लगातार ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1938 में ये हरिपुरा के अध्यक्ष रहे। हरिपुरा सेशन हुआ था, गुजरात में था ये जगह। ठीक है, तो वहाँ के अध्यक्ष रहे। साथ में एक साल बाद ये 1939 में दोबारा से इलेक्ट हुए, त्रिपुरी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। और वहीं पर इनका मतभेद हो गया महात्मा गांधी से, तो उस वजह से इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, और पार्टी को छोड़ के इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 में इन्हें नेताजी का टाइटल से नवाजा गया, नेताजी का टाइटल दिया गया। इंडियन सोल्जर्स जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से इकट्ठे हुए थे, इन्होंने इन्हें नेताजी कहा। इन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। तो ये सारे फैक्ट्स थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, इन 1938 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट से यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट जो जवाहर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे 1938 के हरिपुरा सेशन के, उन्होंने ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष बनाए थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इट वाज फाउंड विद द इंडियंस इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये इंडियंस के द्वारा फॉर्म की गई थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। चलिए देखते हैं सही है गलत है। सेकंड, रास बिहारी बोस वाज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द आर्मी। रास बिहारी बोस ये जिम्मेदारी ले रखे थे कि वो आर्मी को रेज करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी को। तीसरा है कर्नल शाहनवाज जीएस ढिल्लोन एंड कैप्टन प्रेम सहगल, ये तीनों ही लीडर्स रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। तो यहाँ पर कोड से हम देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं। पहला है आपका, इसमें दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी दे रखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड रहने वाला। यानी ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो कहीं ना कहीं इंडियंस के द्वारा फॉर्म की गई, और उन इंडियंस के द्वारा फॉर्म की गई जो ब्रिटिश आर्मी में थे और जिनको कैप्चर कर लिया जापान के द्वारा। ठीक है, तो उन सभी लोगों ने मिलकर एक इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, और इसकी जिम्मेदारी मोहन सिंह भाकना पे थी, ना कि रास बिहारी बोस पे। रेज करने की जिम्मेदारी मोहन सिंह पे थी। शाहनवाज, मेजर जेएस ढिल्लोन और कैप्टन प्रेम सहगल ये सभी लीडर्स रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत रहेगा, दोनों सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इन जर्मनी, जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे यहाँ से, इंडिया से, उस टाइम पे रास बिहारी बोस वाज बिजी ऑर्गेनाइजिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान। तब रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आईआईएल की स्थापना कर रहे थे जापान में। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दो कॉन्फ्रेंसेस गठित की। एक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी टोक्यो में और दूसरी हुई थी बैंकॉक में, दोनों ही 1942 में हुई थी। जो रिवोल्यूशनरीज उनके साथ आए थे उन कॉन्फ्रेंसेस में, वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हो, जो बाद में जाके आज़ाद हिंद फौज बनी। स्थापना इसलिए करना चाह रहे थे ताकि ब्रिटिश रूल को हटाया जा सके इंडिया से। ठीक है, द आर्मी वाज फॉर्म्ड विद द इंडियंस, ये आर्मी में इंडियंस लोग थे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रह रहे थे, साथ में वो लोग थे जो कैप्चर कर लिए गए थे जापानीज आर्मी के द्वारा ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह वाज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैप्टन मोहन सिंह ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे थे कि आर्मी को आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको रेज किया जाए। जबकि रास बिहारी बोस वाज मेड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या कार्य करना है वो आर्मी क्या कार्य करेगी, काउंसिल ऑफ एक्शन के ये प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी बोस थे। लेटर रास बिहारी बोस इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने बुलाया कि ताकि वो लीडरशिप ले सके 1943 में आज़ाद हिंद फौज की। और बाद में जब सुभाष चंद्र बोस लीडर बन गए, आज़ाद हिंद फौज के हेड बन गए, तो फिर उन्होंने एक स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो, मीन्स ऑन टू दिल्ली। द आईएनए सोल्जर्स बर ट्राई टू रेड फोर्ट। इन पे जो आईएनए के सोल्जर्स थे बाद में कैप्चर कर लिए गए थे, उन पर केसेस चले। ठीक है, और उन केसेस में तीन लोग बहुत फेमस हुए। इन केसेस को रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है। इनमें तीन लोगों बहुत फेमस हुए, वो थे आपके कर्नल शाहनवाज, मेजर जेएस धिल्लोन एंड कैप्टन प्रेम सहगल। पहले इनको कन्विक्टेड माना गया बट लेटर रिलीज कर दिए गए। इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी की विजय हुई थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विद रेफरेंस टू पुराना किला, यहाँ पे पुराना किले की बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि पुराना किला इज मेड अप ऑफ ग्रे सैंडस्टोन। पुराना किला जो है वो ग्रे सैंडस्टोन से बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसे। सेकेंड, इट वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्पर हुमायूं। ये किला हुमायूं के द्वारा बनवाया गया एज ए पार्ट ऑफ हिज न्यू सिटी ऑफ दीनपना। जो उसने शहर की स्थापना की थी दीनपना, उसके साथ में उसने पुराना किला भी बनवाया था। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। पहला है ऑप्शन, पहला करेक्ट है, बी दे रखा है सेकंड करेक्ट है, एंड सी दे रखा है दोनों ही सही हैं, जबकि डी दे रखा है नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो अगर हम इसको देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी केवल सेकंड सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसमें पहले में दे रखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेट सैंडस्टोन, ये गलत है आपका। रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है पुराना किला। ठीक है, और ये मुगल एम्पर हुमायूं ने ही बनवाया था एज ए पार्ट ऑफ न्यू सिटी ऑफ दीनपना। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। पुराना किला इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ G20 मीटिंग्स एंड विजिटर्स। G20 मीटिंग्स हमारे इंडिया में हुई है। ठीक है, तो उसके लिए अट्रैक्शन पॉइंट रहा था पुराना किला, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हुमायूं ने स्टार्ट किया था पुराना किला को बनाना 1533 एडी में एज ए पार्ट ऑफ हिज न्यू फोर्टिफाइड सिटी, जिसका नाम रखा था उसने दीन पनाह। दीन पनाह का मतलब जो दीन में पनाह रखने वाला, यानी सेंचुरी ऑफ फेथ। ठीक है, 1534 एडी में आते आते उसने बॉल्स, वेस्टियंस, रैम्पर्ट, गेट्स वगैरह बना दिए थे। शेरशाह सूरी, बाद में शेरशाह सूरी ने रीनेम्ड किया दीन पनाह शहर को, शेरगढ़ नाम से उसका नाम चेंज कर दिया। और उसके भीतर बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे 3 मैजेस्टिक गेटवेज हैं इस इमारत दीन पनाह शहर में। वो है आपका बड़ा दरवाज़ा, सेकेंड है हुमायूं दरवाज़ा, तीसरा है तलखी दरवाज़ा। और ये सभी जो दरवाजे हैं वो रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पुराना किला और दीन पनाह शहर में रेड सैंडस्टोन्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक आपका इस एक कथन दे रखा है, उसके पूछा है कि किसके बारे में है। तो सी वाज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया। इन कोलोबरेशन विद हैदर अली एंड गोपाल नायकर, सी waged a war against the British and emerged victorious. She went on to produce the first human bomb, as well as establish the first army of trained women soldiers in late 1700s. सी वॉज, अब ये कौन है, ठीक है, जिसने पहली बार सबसे पहला युद्ध लड़ा था को ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के साथ, और हैदर अली एंड गोपाल नायकर के साथ वो युद्ध जीत भी गई थी। ठीक है, और ये है पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने ह्यूमन बॉम्ब बनाई थी। ठीक है, तो ये कौन थी, ऑप्शन ए दे रखा है भीमा राय होलकर, सेकेंड है रानी बेलू नाचियार, सी है रुक्मणी लक्ष्मीपति, और डी है आपका कित्तूर चेन्नम्मा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
यानी रानी बेलू नाचियार। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। Rani Belu Nachiyar was known for fierce resistance against colonialism. She is also known as Veer Mangai among the Tamils. Tamils इन्हें वीर मंगई कहते हैं। She was the first queen to fight against the British colonial power in India. Many years before the Sepoy Mutiny, सिपाही म्यूटनी जो 1857 में हुआ था, उससे पहले कई साल पहले इन्होंने युद्ध लड़ा था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के साथ। हैदर अली एंड गोपाल नायकर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और वे जीत भी गई थी अंग्रेज़ों से। सी वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब। पहला जो आत्मघाती दस्ते के रूप में इन्होंने ट्रेंड किया लोगों को, ठीक है, अपनी सेना को ट्रेंड किया। और इन्होंने एक फर्स्ट आर्मी ऑफ ट्रेंड वुमेन सोल्जर्स की आर्मी बनाई, महिलाओं की एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी 1700 में, ठीक है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी जानती थी, जैसे फ्रेंच भी जानती थी, इंग्लिश जानती थी, उर्दू, और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स जैसे सी इज़ वेल नोन फॉर बैलरी, सिलम्बम जो फाइटिंग यूजिंग ए स्टिक, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी एटसेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ करेक्टली मैच्ड। इसमें एक तरफ डांस मार्शल आर्ट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका रीज़न है कहाँ पर ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। पहला दे रखा है खुकरी, यानी खुकरी मार्शल आर्ट या खुकरी डांस, सामने लिखा है मणिपुर। सेकंड है थांगटा, सिक्किम। तीसरा है कलरी पत्तू, केरल। इनमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए दे रखा है पहला एंड सेकंड, बी है आपका थर्ड, सी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या डी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका केवल थर्ड रहेगा, यानी कलरी पत्तू ये आपकी केरला में उदय हुआ था। कलरी पत्तू का अब ये सदर्न इंडिया में लगभग सब सारे रीजन्स में होता है। ये लगभग 4th सेंचुरी एडी में इसका उदय हुआ था केरला में, ठीक है। थांगटा की अगर मैं बात करूँ तो थांगटा आपका मणिपुर में मेतई, जो मेतई ट्राइब है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। थांगटा एक मार्शल आर्ट है। खुकरी जो डांस है, खुकरी जो मार्शल आर्ट है, खुकरी एक्चुअली खुकरी का मतलब होता है ब्रेवरी, और एक टेढ़ा सा एक नाइफ जो गोरखा कम्युनिटी यूज़ करती है उसको हम खुकरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस किया जाता है सिक्किम में, एक गोरखा रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड रहे, यानी केवल थर्ड रहेगा। थर्ड इज ओनली करेक्ट, कलरी पत्तू इज इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। इसमें एक तरफ पेट्रोग्लिफ साइट्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके रीजन्स हैं। पहला साइट है कुफगाल, सामने दे रखा है कर्नाटका, सिंधुदुर्ग तमिलनाडु, उनाकोटी महाराष्ट्र। अब यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, डी आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी केवल फर्स्ट सही है। कुफकाल इज इन कर्नाटका, और जितनी भी साइट हैं जैसे सिंधुदुर्ग आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ना कि तमिलनाडु में। उन्नाकोटी आपका त्रिपुरा वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे। ये दोनों गलत हैं, सेकंड थर्ड, केवल पहला सही है, कुफकाल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और कुछ साइट्स जहाँ जहाँ लोकेटेड हैं उन सब की लोकेशन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये पेट्रोग्लिप्स होता क्या है। तो पेट्रो यानी बहुत पुराने रॉक आर्ट्स हैं, लगभग ये 20,000 साल पुराने रॉक आर्ट्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। ये स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स माने जाते हैं। ये टेंटेटिव लिस्ट में भी ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अगर हम पेट्रोग्लिफ साइट्स की बात करें इंडिया में, तो ये रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कुपकाल कर्नाटका में है, कंदानाथी ये आपका आंध्र प्रदेश में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, डिंडीगुल आपका तमिलनाडु में है, नीलगिरी आपकी तमिलनाडु में है, भीमबेटका ये आपके मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से एडक्कल केव्स केरला में है, उनाकोटी आपकी त्रिपुरा में, और धूमकर एंड थांगस्ती ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मिलेट्स। पहला दे रखा है, दे आर जनरली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड हैव वाइड एडेप्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सेकंड दे रखा है, दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राउट्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपसे पूछा है, पहला सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर दोनों रहेगा, यानी बोथ आर करेक्ट। यानी जो मिलेट्स हैं, जो आपका मोटा अनाज होता है, ये आपका जनरली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। बायोडेप्टेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप की सॉइल्स में पाया जाता है, चाहे आपकी पोरर सॉइल हो या आपकी हार्ड एलुवियल सॉइल, या जो मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो उसमें भी पाया जा सकता है, ठीक है। दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर को भी ये झेल लेता है, ठीक है। ये लगभग
इसके पकने के टाइम पे 30 के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है, और मिनिमम टेम्परेचर या 8 से 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राउट्स वगैरह इन सबको भी झेल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो मिलेट्स है इसमें जैसे राई है, सोरगम है, यानी ज्वार है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें इसमें पार्ट बनती हैं इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डीप वाटर सर्कुलेशन। डीप वाटर सर्कुलेशन के बारे में कौन सा सही है? पहला देखा है टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिफरेंसेस आर द मेन फैक्टर विच ड्राइव दीज सर्कुलेशंस। सेकेंड दे रखा है इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइमरी रीजन ऑफ डीप वाटर फॉर्मेशन इज द सेंट्रल अटलांटिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, फिर से वही ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सेकेंड दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली, यानी टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिफरेंसेस आर द मेन फैक्टर विच ड्राइव दीज सर्कुलेशन। यानी जो डीप वाटर सर्कुलेशन होता है, यानी कोई भी एक ओशियन है, जैसे अगर मैं ये आपका ओशियन बना के दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इसमें दो तरीके का सर्कुलेशन होता है। एक तो सरफेस का जो वाटर है वो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा विद ड्यू टू विंड। ठीक है, लेकिन जो नीचे का पानी है उसमें भी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वो भी मूव करता है। जैसे जैसे ऊपर वाला जो सरफेस वाला वाटर है वो तो विंड के साथ मूव करेगा, लेकिन जो नीचे का जो वाटर है जो स्थिर दिखाई दे रहा है वो स्थिर नहीं होता, हमेशा मूव करता रहता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी ओशियंस का जो डीप वाटर है उसमें भी एक सर्कुलेशन होता है जिसे हम ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ये भी मूव करता है ड्यू टू थर्म, यानी जो ओशियन का टेम्परेचर है, और दूसरा इसके बीच में सेलिनिटी कितना डिफरेंस है, यानी जो लवड़ता है यहाँ पे मान लो सेलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये मूव करेगा। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से मूव करता रहेगा, तो इसका ये फ्लो चलता रहता है। जैसे अगर हम सारे ओशियंस की बात करें तो जितने भी पोल्स वाले रीजन हैं, जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव वाले रीजन है, चाहे आपका आर्कटिक सर्किल हो या अंटार्कटिका सर्किल हो, उस जगह पे जो कोल्ड वाटर है वो सबमर्ज कर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, और वही फिर अंडर नीचे चलते चलते इक्वेटर की तरफ मूव करता रहेगा, यानी पोल से इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर पे जब आ जाएगा तो वहाँ से फिर अपवेलिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर का सर्कुलेशन यानी डीप वाटर का सर्कुलेशन होता है ड्यू टू थर्मल, यानी जो ओशन का टेम्परेचर है उसकी वजह से, और आपका सेलिनिटी की वजह से। ठीक है, जिसको हम थर्मोहेलाइंस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन पहला सही है, लेकिन सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो प्राइमरी रीजन रहेगा, जो जो क्षेत्र है जहाँ पे डीप वाटर फॉर्मेशन होगा, वो सेंट्रल अटलांटिक ना होके वो नर्दर्न अटलांटिक या नॉर्थ अटलांटिक होगा। जो अटलांटिक ओशियन है उसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पर ये डीप वाटर जो है उसका फॉर्मेशन होगा, यानी अंडर नीचे पानी जाएगा, और वो आगे बढ़ते बढ़ते सेंट्रल या जो आपका सेंट्रल अटलांटिक है या इक्वेटर के आसपास वो अपवेलिंग फिर से निकल के आएगा नीचे से। ठीक है, तो इस तरीके का मूवमेंट डीप वाटर का चलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are correct regarding the Asian elephants? First, there is societies organized into well-defined matrilineal communities. मात्र सत्तात्मक समाज होता है एशियन एलिफेंट्स का। सेकेंड है आयुशियन क्लासिफाइड दैम एज वल्नरेबल स्पीसीज, आयुशियन के अंदर वो वल्नरेबल उनका स्टेटस है। थर्ड है दे आर कैटेगराइज एज अम्ब्रेला स्पीसीज एज वेल एज की स्टोन स्पीसीज। तो इन तीनों स्टेटमेंट से कौन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे करेक्ट पूछा है। पहला दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, और डी दे रखा है आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड गलत रहेगा, वल्नरेबल नहीं है, एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ठीक है, जो एशियन एलिफेंट्स हैं ये एंडेंजर्ड है, ना कि वल्नरेबल। एशियन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। देयर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज इनटू वेल डिफाइंड मैट्रीलिनियल सोसाइटी होती है, बिल्कुल सही है, मातृसत्तात्मक समाज होता है, यानी जो फीमेल एलिफेंट्स है उसी के पीछे पूरा सोसाइटी है, पूरा परिवार चलता है। थर्ड वन इज दे आर कैटेगराइज एज अम्ब्रेला स्पीसीज एज वेल एज कीस्टोन स्पीसीज, ये भी करेक्ट है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते लेते हैं हम। ये कुछ एशियन एलिफेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। आईयूसीएन ने इसे स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में। आईयूसीएन की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एशियन एलिफेंट्स ये हर जगह पे पाए जाते हैं, मोस्टली ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में,
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, इन सभी जगहों पे पाए जाएंगे, यहाँ तक कि कल्टिवेटेड एरियाज़ में भी। एशियन एलिफेंट्स रेंज ओवर लार्ज एरियाज, ये बहुत बड़े क्षेत्रों में रहते हैं। इस वजह से इनका कंजर्वेशन करना, अगर हम इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं, एशियन एलिफेंट्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत बड़े एरिया का कंजर्वेशन हो जाता है। उसमें उस एरिया में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उन सभी को कंजर्व मिल जाएगा, यानी उनका भी कंजर्वेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, इफ़ केवल हम एक स्पीसीज़ के कंजर्वेशन से दूसरी स्पीसीज़ का भी कंजर्वेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम मेंटेन करने में भी काम आते हैं। Because of their conservation will protect a large number of other species occupying the same area, so they are known as umbrella species. इनको अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है क्योंकि इनका अगर कंजर्वेशन, एक अम्ब्रेला का कंजर्वेशन कर ले रहे हैं हम, तो उसके अंदर जितनी भी और स्पीसीज आ रही हैं उन सबका कंजर्वेशन हो जा रहा है उसके साथ साथ। दे आर आल्सो नोन एज फ्लैगशिप स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि ये आइकॉनिक और कल्चरल इनकी वैल्यूज होती है। दे दे आर आल्सो नोन एज कीस्टोन स्पीसीज बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, सो इन सब चीज़ों से ये इनका रोल है, ये सारी। एशियन एलिफेंट सोसाइटीज़ वेल डिफाइंड मैट्रीलिनियल कम्युनिटीज़, और इनके जो क्लैंस होते हैं वो सब मैट्रीलिनियल होते हैं, कंप्राइजिंग एडल्ट एडल्ट फीमेल्स होती हैं, सब एडल्ट होते हैं, या जुवेनाइल मेल्स एंड फीमेल्स, ये सभी लोग होते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स थे एशियन एलिफेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर के आसपास में ये ओजोन की लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। सेकेंड है ओजोन डिप्लीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स बनने के कारण ओजोन का डिप्लीशन होता है। इनमें से दोनों में हमें चूज करना है कौन से करेक्ट है। पहला है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड नाइदर वन और टू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी दोनों ही सही हैं। जो ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलता है वो आपको 10 से 50 के बीच में या 20 से 50 के बीच में एक्यूरेटली देखने को मिलेगा। और ये जो लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर देखने को मिलेगी मेनली। ओजोन यानी जो इसका फॉर्मूला है वो O3 है। कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, इनके मिक्सचर से, और विद द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, और यही इसका टूटने का भी कारण है। ठीक है, यानी ओजोन फिर से टूटने भी लगता है ऑक्सीजन एटम में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ये इन दोनों के मिक्सचर से ही ओजोन बनता है। तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है, लेकिन ड्यू टू डिस्टर्बेंस, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, ये जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो बनना कम हो जाता है, जबकि इसका टूटना ज़्यादा हो जाता है। ओजोन का जो मेन काम होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना, प्रोटेक्ट करके रखना, एक लेयर सील्ड की तौर पे कार्य करना। मेनली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सबसे खतरनाक रेस होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेस, तो उनको एब्जॉर्ब करके रखता है। बट नाउ डेज ऑन दी जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से उस एरिया को ओजोन होल कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा वार्मर है एज़ कम्पेयर टू साउथ पोल। सो इन साउथ पोल एंड अंटार्कटिका रीजन पे, अंटार्कटिका के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होल लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी ओजोन होल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती चली जा रही है, और इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं पोलर वॉर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्कीमर्स। ये एक वर्ड होता है, मैं इसका इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आपको वर्ड देखने को मिलेगा। ये आपका इंडियन स्कीमर है। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन वन दे रखा है इसमें कि दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाई IUCN। IUCN ने उन्हें क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। सेकंड, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्ड है कोस्टल एस्ट्रीज एंड बैडलैंड्स आर देयर फेवरेबल हैबिटेट्स। इनमें से आपको इनकरेक्ट पूछा है। पहला, इसमें पहला ऑप्शन ये दे रखा है पहला ओनली गलत है। बी है कि तीसरा गलत है। सी दे रखा है पहला और तीसरा दोनों गलत है। डी दे रखा है पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन वन, यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं रखा है, बल्कि ये केवल इंडेंजर्ड है, ना कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये ओनली दे आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सेकंड, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन द विंटर सीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, थर्ड है कि कोस्टल एस्ट्रियन बैडलैंड्स आर देयर फेवरेबल हैबिटेट्स, ये भी सही है। यानी ओनली वन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि which of the following statements are correct regarding the Deepor Wheel? It option A, it is a brackish water lake in Assam.
यह एक ब्रैकिश वाटर लेक है असम में। सेकेंड है, इट इज़ फेमस फॉर द स्पीसीज लाइक द स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए जानी जाती है, बियर्स पोकार्ड के लिए जानी जाती है। थर्ड है, इट इज़ ए रामसर साइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ए दे रखा है फर्स्ट सेकंड, बी है सेकंड थर्ड, सी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेंगे आपके सेकंड एंड थर्ड, यानी सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है, जबकि पहला गलत है। ठीक है, इट इज़ ए ब्रैकिश वाटर लेक नहीं है, एक ब्रैकिश वाटर नहीं है, इट इज़ जस्ट ए फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है असम में। ठीक है, यहाँ पे जो बील है, दीपोर बील, बील का मतलब असम वाले रीजन में होता है, बील का मतलब होता है आपका लेक, झील। ठीक है, तो दीपोर बील ये एक झील है, फ्रेश वाटर लेक है ब्रह्मपुत्र वैली में। ठीक है, इट्स अ फेमस फॉर स्पीसीज, जैसे स्पॉट वेल्ड पेलिकन के लिए जानी जाती है, बियर्स पोकार्ड के लिए जानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये असम का एकमात्र रामसर साइट है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड सही होगा, जबकि पहला गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द गैंगेज रिवर डॉल्फिन इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पहला स्टेटमेंट दे रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द स्पीसीज इज लिस्टेड अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पर हमें वही से फिर से देखना है कि ए है फर्स्ट ओनली करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड है कि सेकेंड ओनली करेक्ट, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, जबकि डी दे रखा है कि ना इधर फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे हैं। गैंगेज रिवर डॉल्फिन जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज़ है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, और आपका जो IUCN की लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। ब्रह्मपुत्र वैली और गंगा वैली है उसमें ये अम्ब्रेला स्पीसीज़ के तौर पे नामित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए भागलपुर में एक नेशनल डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है, गैंगेस रिवर डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है, जिसे विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपके गैंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द नोबल्स हेलेन। पहला है, इट इज़ ए नोबल हेलेन के बारे में पूछा है कि ये क्या चीज़ है। और पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज हैविंग एडिशनल वाइट स्पॉट इन डोरसम ऑफ फोर विंग। सेकेंड है, रिसेंटली इट हैज़ बीन फाउंड इन द नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, पहला सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है। तो 14 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोनों सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। नोबल हेलेन एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है जिसके डोरसम ऑफ फोर विंग पर ये वाइट स्पॉट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये रिसेंटली नामदफा नेशनल पार्क में पाई गई है। इसके बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। तो नोबल हेलेन जो बटरफ्लाई है ये आपकी रेयर स्पीसीज़ है, पहली बार इंडिया में मिली है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। इट हैज़ ए स्वेलो टेल बटरफ्लाई विद ए विंग स्पैन ऑफ 100 से 120 मिलीमीटर के विंग स्पैन होते हैं। इट हैज़ एन एडिशनल वाइट स्पॉट इन डोरसम ऑफ फोर विंग। साइंटिफिक नेम इसका पैम्पिलियो नोबेलेई है। ठीक है, ये मेनली म्यांमार, यूनाम, हुबेई हुबेई यानी चाइना वाला पार्ट है, ये नॉर्थ थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम वगैरह रीजन में पाई जाती है ये स्पीसीज। बटरफ्लाई प्ले अ क्रूशियल रोल इन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये बटरफ्लाई जो भी हैं वो आपकी पॉलिनेटर्स का कार्य करती हैं, सो एक बैलेंस करती हैं इकोसिस्टम को, साथ साथ में दूसरी स्पीसीज़ के फूड सोर्स के तौर पे भी रहती हैं। एंड आल्सो दे आर द इंडिकेटर स्पीसीज, मीन्स उनमें उनकी पॉपुलेशन में चेंज आने का मतलब है कि इन्वामेंटल जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, या तो वो अच्छी हो रही है या फिर ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेटर स्पीसीज़ के तौर पे भी कार्य करती हैं। तो ये आपकी जो नोवेलाई बटरफ्लाई है आपकी नामदफा नेशनल पार्क में पहली बार इंडिया में देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया में लॉन्च हुआ है इससे संबंध में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम बाई 2025। यहाँ 2025 ध्यान रखना है आपको। सेकेंड है, द साइड प्रोग्राम इज ए सब कंपोनेंट अंडर द मिशन। ठीक है, जो साइड प्रोग्राम है वो इसी मिशन के अंडर है, एक सब कंपोनेंट के तौर पे। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि पहला सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका केवल सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं, इस मिशन के बारे में और भी सारी तथ्यों को। जैसा कि उस स्टेटमेंट में सन 2025 का जिक्र किया गया, तो सन 2025 नहीं है, ये सन 2030 है।
यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो टारगेट है वो 2030 तक है। यहाँ पर जो टारगेट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ाकर कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम करेंगे। यानी हर साल हम लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसके साथ इस जो प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, लगभग इसमें 8 लाख करोड़ खर्च होंगे। 8 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से लगभग 6 लाख जॉब क्रिएट होंगे, और इससे 1 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। ठीक है, abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gases emission. It also saves 50 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन जो हर साल होता है उसको भी ये सेव करेगा। द मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन। इस मिशन से डिमांड क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी होगा। किस चीज़ का? ग्रीन हाइड्रोजन का। तो ये था आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें एक जो कंपोनेंट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का वो है आपका साइट, यानी स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो ये भी आप इसका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक कंपोनेंट है। तो ये सभी फैक्ट्स थे आपके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ इंश्योर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी। ठीक है, सेकेंड है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ इंश्योर्ड प्रीमिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विच इन्वाइसेज द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनसे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए पहला सही है, बी या सेकंड सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, और डी है नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड सही है, पहला गलत है आपका। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इंश्योर्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ना कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपकी केशवानंद भारती केस से निकल के आई, 1973 में ये केस हुआ था, जिसकी वजह से सारी पावर्स थी जो एग्जीक्यूटिव की पावर थी या पार्लियामेंट पे जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अंडर आर्टिकल 368, उसको लिमिट कर दिया गया। ठीक है, यानी अब सारी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दायरे में रहकर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं संविधान से निकल के आती है, तो वो उतनी ही चीज़ें चेंज कर सकती है जितना जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर ये पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी को बल देगा। ठीक है, यानी यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होगा जैसे इंडिया में है, जबकि जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी ये आपकी ब्रिटेन में देखने को मिलती है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो यानी पहला आपका गलत हो गया। सेकेंड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज इंश्योर्ड प्रीमिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विच इन्वाइसेज द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये आपका सेकंड सही है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है, ताकि और ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलती है कि कोई भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं संविधान के अधीन रहकर ही कार्य कर सकती है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स संविधान ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो ओके गाइज, आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो आप इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जुड़ते रहिए। ठीक है, इसमें लगातार जितनी भी राव है इसकी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ अभी तक हो चुकी हैं उन सभी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आते रहेंगे। आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।